हेलो एवरीवन। पहचाना? पहचान जाएंगे बहुत जल्दी, जरूर जान जाएंगे। ठीक है, तो आज कुछ स्पेशल करने वाले हैं। आज हम बेसिक मैथ्स का, जो 10 टू 11th मूविंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करने वाले हैं। और फिर ये देखेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फिजिक्स में कहाँ पर यूज करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोशन को समझने के लिए, जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले तो ये जरूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसको समझना। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं 10th में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको हम कैसे लिखते हैं बेटा? हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक कहते क्यों हैं, और इसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा कि इसके अंदर ए बी सी जो है वो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट मतलब रियल नंबर्स। और आपको मैं बताना चाहूंगा, रियल नंबर्स मतलब रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है रियल नंबर। और एक्स क्या है इसके अंदर? एक्स इसके अंदर एक वेरिएबल का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? वेरिएबल का। अब देखो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वाड्रेटिक क्यों कहा गया इसको? तो क्वाड्रेटिक इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर x की जो पावर है वो 2 है। और अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम पावर अगर 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। तो ये भी क्या है, इसमें x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर 1 है यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम पावर x की क्या है? 2 है। और इसी वजह से हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, चलो, तो ये तो बात हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको सॉल्व करने आता है? कैसे सॉल्व करते हैं? तो सॉल्व करने के लिए टेक्निक तो बहुत सारी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर। उसके बाद हम इसको और भी अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एक मेथड जो प्रेफरेबल है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता है, वो कौन है? वो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। ये अच्छी बात है, हमारे इंडियन मैथमेटिशियंस भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और उन्होंने भी ये फॉर्मूला बनाया था। क्या है ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला? तो श्रीधर आचार्य फॉर्मूला काम किसके आता है? तो वो इन एक्स की वैल्यूज को निकालने के काम आता है। और कैसे होता है वो फॉर्मूला, और कैसे हम उसको डिस्क्राइब करते हैं? तो फॉर्मूला जो होता है वो कुछ ऐसा लिखा जाता है, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है आपका फॉर्मूला, जिससे आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पर b है, a है, c है, फिर a है। इन सबको आपको कहाँ से ऑब्टेन करना है? इन सबको आपको जो इक्वेशन गिवन होगी उसमें से ऑब्टेन करना होता है। तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अच्छा सर, ये जो x है इसकी कितनी वैल्यूज मिल सकती है? तो हो सकता है, वैसे तो दो वैल्यूज मिलती हैं, अल्फा और बीटा, जिनको हम बोलते क्या है? जिनको हम बोलते भी हैं रूट, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्या ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे? ये जो अल्फा बीटा आपके पास जो आया है, क्या ये हमेशा रियल नंबर्स होंगे? इस बात को समझने की कोशिश करें।
क्या ये हमेशा रियल होंगे या नहीं होंगे? उसको समझने के लिए हमें इस फॉर्मूले में गिवन ये जो पार्ट है, जो आप देख पा रहे हो, ये वाला पार्ट, इसको थोड़ा सा डिस्कस करना। इसको बोलते क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई बेटा? मैंने यहां ब्रैकेट पे अभी मेंशन किया था, ये है b² - 4ac। अब जरा डी की वैल्यूज को डिस्कस करेंगे कि डी की वैल्यूज कैसी कैसी हो सकती है। तो चलते हैं इसको समझने। तो अभी मैंने लिखा कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, जिसको मैं एक बार यहां पर एक्सप्रेस कर देता हूं, x इज इक्वल्स टू -b +- √/b² - 4ac/2a। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं, क्योंकि इस हिस्से को मैं डिस्क्रिमिनेंट कह रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं -b +- और हम डिस्कस करने वाले थे इस d की वैल्यू को, जो कि b² - 4ac होती है। देखिए ये d की वैल्यू कैसी कैसी पॉसिबल हो सकती है, 1, 2 एंड 3। देखो, अगर इस d की वैल्यू के बारे में डिस्कस करें तो पहली चीज है कि ये d की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो सर, जीरो हो जाए, पॉसिबिलिटी है बिल्कुल। इक्वेशन देख रहे हैं, जीरो हो सकती है। ये पार्ट पॉजिटिव रह सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये पार्ट तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। बाकी ये पार्ट आपका, अगर ये पूरा पार्ट पॉजिटिव हो गया, दोनों इक्वल हो गए, डी की वैल्यू जीरो आ जाए। वेरी इजी। डी की वैल्यू जीरो हुई तो यहां जीरो हो गया, और यहां जीरो हो गया तो ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो बच जाएगा क्या? -b/2a। और मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स आते हैं वो अल्फा बीटा कहलाते हैं। ये रियल होंगे या नहीं होंगे, रियल मतलब रियल नंबर होंगे या नहीं होंगे, इसी बात को हम समझना चाह रहे हैं। तो बात यह है कि अगर डी की वैल्यू जीरो हो गई तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अल्फा एंड बीटा दोनों रियल होंगे, रियल रूट्स, यानी दोनों रियल नंबर्स होंगे। लेकिन एक स्पेशल बात, ये वाला हिस्सा अगर हट जाए तो सर अल्फा और बीटा तो बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। तो रियल रूट तो होंगे, साथ ही साथ ये आपस में इक्वल भी होंगे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी -b/2a। -b/2a। अब और कैसी वैल्यूज हो सकती है? बिल्कुल। तो d की वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है। पॉजिटिव आने का मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो, और उस टाइम पर आपको जो अल्फा एंड बीटा मिलने वाले हैं बेटा, वो तब भी रियल रूट्स होंगे, वो तब भी रियल रूट्स होंगे। बट एक चीज है, अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होने वाले, नॉट इक्वल। अल्फा क्या होगा? अब डी की वैल्यू जीरो नहीं हुई तो यहाँ डी की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी, और अगर कुछ ना कुछ मिलेगी तो इसकी वैल्यू एक तो होगी -b +√d/2a, और एक इसकी वैल्यू होगी -b - √d/2a। इसी में से एक कहलाएगा अल्फा, जिसको मैंने मार्क भी कर रखा है, और एक कहलाएगा बीटा, और इसको भी मार्क कर रखा है। और अगर आप इन दोनों को देखो तो यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो ये कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो रियल रूट तो मिलेंगे, बट दोनों रूट इक्वल नहीं होंगे। तो हम नहीं होंगे उस बात को लिखते डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। अच्छा सर, ये बात भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, आगे देखिए।
हो सकता है डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाए। जब डी की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी। और जब डी की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये स्पेशल पार्ट है तो थोड़ा कलर चेंज करके लिखेंगे, डी की वैल्यू जीरो हो जाएगी। और जब ये जीरो हो जाएगी तो आपको ये समझना है कि यहां पर अल्फा एंड बीटा ये अब रियल नहीं मिलने वाले। तो हम लिखेंगे नो रियल रूट। और अगर रियल नहीं है तो क्या? तो एक नई ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आपको पढ़नी होगी इसी क्लास 11th में। मैथमेटिक्स के अंदर आप कुछ नए नंबर्स को देखोगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने देखा रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर, और रूट के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आ जाए वो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। और अगर वो किसी रियल नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता तो रियल नंबर का जो ब्रांच है, जो आज तक यूनिवर्स ऑफ नंबर कहलाया हुआ है, वो यहां पर आकर खत्म हो जाता है। और यहीं से शुरुआत होती है कुछ नए नंबर्स की, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और यहां आप आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, आई के बारे में। और आपको बताना चाहूंगा कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। आगे तो मैथमेटिक्स की कहानी है, कुछ नए सेट ऑफ नंबर्स के बारे में आप जानेंगे। लेकिन आज मेरा काम ये नहीं है इसको आगे इलेबरेट करना, मेरा कुछ और काम है। मैं कुछ और समझाने आया हूं। मैं आपको इस चीज को जो अभी आपने डिस्कस कर रखा है या मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है, इसी को मैं ग्राफ पे डाल रहा हूं। ग्राफ पे कैसा दिखेगा? बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी भी मैथ्स का कोई इक्वेशन देख लो, आप घबरा से जाते हो, सर इसके बाद क्या, अगर ये ग्राफ पे जाए तो कैसा दिखेगा? मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि फिजिक्स को आपको ग्राफ के थ्रू समझना होता है, सिर्फ इक्वेशन के थ्रू नहीं। तो मैथ्स कैसे हेल्प करती है फिजिक्स को समझाने में, वो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। और फिर मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है जो हम फिजिक्स के 11th क्लास में पढ़ेंगे, जो इससे रिलेटेबल है। और इसीलिए बेसिक मैथ्स में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको 10th से 11th में थोड़ा बहुत आइडिया देते हैं कि कैसे आप इसको उससे रिलेट कर सकते हो। तो समझते हैं इसको। एक चीज तो मैंने आपको बताई कि नो रियल रूट। नो रियल रूट्स का ये भी मतलब होता है कि कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। जरा यहां ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला केस मैंने आपको लिया था d इज इक्वल्स टू 0 का, और ये बोला था कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल होंगे और दोनों -b/2a होंगे। तो जरा इसका ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ को बताने से पहले एक छोटी सी चीज आपसे और शेयर करना चाहता हूँ। मैथमेटिक्स में जब हम 11th की तरफ, 10th से 11th की तरफ मूव करने वाले हैं, तो एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते तो कैसे लिखते? p ऑफ x इज इक्वल टू सर ax² प्लस bx+c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर मैं इसको ग्राफ पे डालना चाहता हूं तो मुझे पता है इसको क्या ले लेना है बेटा, y ले लेना है। आपने 10th में एक और चीज सीखी थी, क्या? कि सर अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई तो पैराबोला ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा, और a की वैल्यू लेस देन 0 हुई, ये नीचे की डायरेक्शन में बनेगा। और ये जो शेप मैं यहां बना रहा हूं, ये कैसा शेप है? इस शेप को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, ये शेप पैराबोला कहलाता है। और जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर लो, इक्वेशन की बात कर लो, उसको अगर आप y के साथ एक्सप्रेस करोगे तभी तो ग्राफ पे जाओगे। और जब आप एक्सप्रेस करोगे तो इस बात को आपको समझना है कि जब भी इसको ग्राफ पे डाला जाएगा शेप कुछ ऐसे ही मिलने वाले हैं।
आ जाते हैं वापस इस फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करने, जो मैंने आपको बताया डी की वैल्यू जीरो है, और डी की वैल्यू जीरो है तो अल्फा बीटा दोनों बराबर है -b/2a। अगर ऐसा है तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे केस में जब पैराबोला बनेगा, तो ध्यान दो, हमने पॉलिनोमियल में एक चीज और पढ़ी थी, थोड़ा सा पॉलिनोमियल आपको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। जैसे मैं कुछ पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बना देता हूँ, मान लो ऐसा ग्राफ है, और आपसे पूछूं कि बताओ बेटा जीरोस कितने होंगे, तो आपने देखा सर ये तो क्या है, एक्स एक्सिस को तीन जगहों पे कट कर रहा है, तो आप बोलते थे इसके जीरोस तीन होंगे, और जीरोस इक्वेशन में जाके बन जाते हैं रूट, तो रूट भी तीन होंगे। ये बात क्लियर है? अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए, तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा हो जाए तो सर ये तो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके जीरोस कितने होंगे, इसके जीरोस एक ही होंगे, और एक ही होंगे तो बात करेंगे तो इसके रूट भी एक ही होंगे। अब यहां आते इस बात को समझते हैं, अब फटाफट इस बात को समझते हैं। डी की वैल्यू जीरो है, अल्फा बीटा दोनों बराबर है, ऐसे केस में दो चीजें हो सकती हैं, या तो पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा और वो इस एक्स एक्सिस को छू के निकल जाएगा, छू के निकल जाएगा, टच करके, क्या करके, टच, कट करके नहीं, टच कर, कट मतलब इंटरसेक्ट होता है, टच मतलब ओनली इट विल टच द पॉइंट एंड मूव, इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, इट इज टचिंग, यू आर गेटिंग दिस? अच्छा, इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो वो क्या होंगे सर? तो वो होंगे -b/2a, जीरो, कॉमा जीरो। यानी अगर मुझे इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे इस पॉइंट की इंफॉर्मेशन है, तो एक्चुअली इस पॉइंट से मैं रूट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या रूट की वैल्यू का आइडिया लगा सकता हूँ, और वो रूट की वैल्यू क्या होने वाली है, एक अल्फा एक बीटा, और दोनों बराबर है, इसलिए ये एक ही पॉइंट पर टच करेगा। अब कहानी में ट्विस्ट, सर ये क्या बात हुई, हमने तो पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा बीटा, बिल्कुल दो है, लेकिन दोनों की वैल्यू जब सेम होगी तो पैराबोला एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पर टच, और ये ऊपर की तरफ बना है तो एक ही वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और अगर यही नीचे की तरफ बन जाता तो केस तो इसी का रहता, डी इज इक्वल्स टू जीरो, ये ए लेस देन जीरो का है, ये भी इस पॉइंट पर इस साइड किसी भी साइड टच करके निकल जाता, और यहां पर भी ये पॉइंट से हमें यही इंफॉर्मेशन मिलती, अल्फा एंड बीटा की, और ये अल्फा एंड बीटा -b/2a, जीरो। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। तो ये बात तो रही डी की वैल्यू जीरो हो तो क्या होगा, आगे बी पार्ट, सर डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। अब तो आपने कहा था अल्फा और बीटा बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल, अल्फा के बारे में आपने कहा था -b+√d/2a होने वाला है, और आपने कहा था ये जो बीटा है वो -b−√d/2a होगा। इसका ग्राफ कैसा दिखेगा, इसके भी दो हिस्से, एक ए ग्रेटर देन जीरो और एक ए लेस देन जीरो का। आपको पता है ग्रेटर देन जीरो मतलब ऊपर खुलने वाला है, और लेस देन जीरो मतलब नीचे। इक्वेशन आपके पास है ही, जो मैंने आपको बोला था, एज इन पॉलिनोमियल देख लो आप उसको, क्वाड्रेटिक
इक्वेशन को, तो आप बोलोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सर ये होता है ax² और आप इसको y मान लोगे। क्लास 11th में इस p ऑफ x की जगह पे हम f ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि अब ये सिर्फ पॉलिनोमियल नहीं होने वाला, अब ये फंक्शन बन जाएगा। और फंक्शन बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, इसलिए हम f लगा देते हैं। कोई बात नहीं, इस f ऑफ x को ही आपको y लेना है और इसकी जगह पे ये यहां लिखा जाएगा। तो फिर क्या, इसका कैसे बनेगा? तो इसके ग्राफ को अगर मैं बनाऊं इन दोनों के, तो अब की बार क्या होने वाला है बेटा, अब की बार ये कुछ यू दो पॉइंट्स पे कट करेगा और ये वाला ग्राफ कुछ यूं, ये भी दो पॉइंट्स पे कट करेगा। इस पॉइंट से आपको किसी एक रूट की इंफॉर्मेशन मिलेगी और हमेशा याद रखना, जिस पॉइंट पे भी, चाहे किसी का भी ग्राफ बना लो, किसी का भी, मैंने एग्जांपल आपको पिछले पेज पे और भी दिए थे, जब ये पॉइंट्स जो कट करते हैं एक्स एक्सिस को, ये आपको जीरोस की इंफॉर्मेशन देते हैं। किसकी इंफॉर्मेशन? जीरोस की इंफॉर्मेशन। तो ये भी जीरो की इंफॉर्मेशन दे रहा है, जीरो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रूट्स की बात हो रही। तो ये जो इंफॉर्मेशन देगा वो आपको, अगर मान लो अल्फा की दे रहा है, अच्छा ये जीरो क्यों लगा रहा हूं? ये जीरो इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये जो एक्स एक्सिस है ये उसका पॉइंट है, और एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट होते हैं उनका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो फिर इस पॉइंट का क्या सर? तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे बीटा कॉमा जीरो। और ये अल्फा किसकी वैल्यू दे रहा होगा? ऐसे। ये बीटा किसकी वैल्यू दे रहा होगा? ऐसे। ठीक उसी तरीके से यहां पर भी होगा। यहां पर क्या होगा? ये भी सर, मान लो आप बीटा मान लेते हो, तो ये बीटा हो गया बीटा कॉमा जीरो, इसको अल्फा ट्रीट करते हो, ये अल्फा कॉमा जीरो। इसी में से एक बीटा और एक अल्फा बन। तो ये थी कुछ कहानी, मैं इसको और एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आज के लेक्चर में ही एक्सप्लेन करूंगा आपको, इसको समझाऊंगा दोनों को ग्राफ के साथ और कुछ क्वेश्चंस के साथ। पहले डिस्कस कर लेते हैं सारा कुछ, फिर एक साथ सबको एमालगम कर देंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। बात कर रहे हैं अब हम सी की। सी की, सी मतलब डी की वैल्यू लेस देन जीरो। यानी सर यहां तो अल्फा एंड बीटा रियल नहीं होने वाले, ये इमेजिनरी होने वाले हैं, इमेजिनरी रूट। ऐसे केस में ग्राफ कैसा दिखेगा? तो सिर्फ ग्राफ ग्राफ की बात कर ले, तो अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हुई तो ग्राफ बिना एक्स एक्सिस को काटे हुए बने। ऐसा बन। और ए की वैल्यू लेस देन जीरो हुई तो सर ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा, कभी भी इस एक्स एक्सिस को कट नहीं कर। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ये जो वाई एक्सिस पे ये पॉइंट कट रहा है, ये इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है इसमें इस सी की, और ये होगा 0, C। यहां पर होगा भी ये 0, C। बस बात इतनी सी है कि इसमें ये जो सी है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा और इसमें ये जो सी है वो आपको नेगेटिव मिलेगा।
बट जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 होगी, आपको रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स नहीं मिल रहे मतलब एक्स एक्सिस आपका कट नहीं रहा पैराबोला, ना ही वो टच हो रहा। इज दैट क्लियर? ठीक है, सर ये भी समझ आ, आगे चलते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको समझाता हूँ बहुत जल्दी। इसको खत्म करेंगे अपन, बहुत इजीली इसको समझिए आप, सिंपल लैंग्वेज। मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, और ग्राफ कुछ यूं बना है, और वो जो सी की इंफॉर्मेशन अभी जस्ट पहले मैंने आपको दी थी यहां पर, वो सिर्फ इसके साथ वैलिड नहीं है। आप देखो यहां पर भी तो है, ये भी आपको किसकी इंफॉर्मेशन देगा? 0, ये भी आपको किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? 0, वो बात अलग है, यहां सी पॉजिटिव है और यहां सी क्या है? यहां सी आपका नेगेटिव है। समझिए, समझिए, समझना बहुत जरूरी है, पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत कुछ समझ में आता है। अच्छे से पढ़ेंगे सारी चीजें आपको समझ में आए। ये एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं -1, 0। फ्रैक्शन में भी ले सकता था, अभी तो -1, मुझे एक्सप्लेन करना। आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, हाँ बस रियल लेना, कार्टेशियन प्लेन पे रियल ही वैल्यूज मिलेंगी। यहां आते हैं, इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं 3, ठीक है। ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? अल्फा की। ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है? बीटा की। सर आपने बोला था 11th क्लास में पी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। और सर आपने ये भी बताया था कि हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं, और आपने क्लास 10th में इसको एक और फॉर्म में लिखा था, और आपने लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। उसके लिए आपको ए यहां से कॉमन लेना है, सेट ऑफ इक्वेशंस बनानी है, और वहां से हम इस बात पे पहुंच सकते हैं। कहाँ पहुंच सकते हैं? हम ये जान सकते हैं बेटा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के बराबर। तो ये फॉर्म जो मैंने लिखा है उसको एज इन, जब रूट्स या जीरोस आपको पता है तो आप इस फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो कहानी आ गई अब फंक्शन को बनाने। और अगर 10th की भाषा में बोले हैं, अगर 10th वाले भी देख रहे हो इस वीडियो को, तो पॉलिनोमियल बनाने। कैसे? सर कैसे? ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस है, और ये अल्फा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ -1 रख दिया। ये बीटा की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया। आएगा क्या? 2 आएगा, एक्स आएगा, क्योंकि -1 प्लस 3 इज 2। और यहाँ है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका -1 है, बीटा आपका 3 है, दोनों मल्टीप्लाई करोगे -3। सर ये बनाया हमने फंक्शन, जिसको क्लास 10th वाले एज एन पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन आप 11th वालों के लिए तो ये फंक्शन की तरह ही है, आप इसको फंक्शन बोलोगे, और कैसा फंक्शन है ये कहलाएगा पॉलिनोमियल फंक्शन। अच्छा, एक और, सर इसका क्या, ये पॉइंट क्या है? आपने बोला था सर ये तो 0, C है, 0, C है,
तो सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो देखना बेटा इसको, यहां से समझ में आएगा बेटा, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -3। इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिख रहे हैं ये 0, -3 होंगे। अच्छी बात है, समझ आया आप लोगों को। चलो थोड़ा और देखते हैं, एक और थोड़ा अलग डिजाइन का। और देखो ए की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब क्या, ए की वैल्यू सर >0 ऊपर की तरफ खोला है कि नहीं खोला, मैंने पैरा बोला, बिल्कुल खोला है। देखो आगे, यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पैराबोला में नीचे की तरफ बनाता हूं। और इसको, इस पॉइंट को जिस पे ये टच कर रहा है, इसको मैं ले लेता हूं 2,0। अरे सर ये वाला केस तो वो वाला केस है, कौन सा, d <0 सर अल्फा बीटा दोनों अनइक्वल बट रियल। सर ये वाला केस अभी तो आपने समझाया था, डी की वैल्यू 0, अल्फा बीटा बराबर सर इक्वल रियल रूट। तो इसका मतलब ये जो 2 है वो आपका अल्फा भी है, और अल्फा क्योंकि बीटा के बराबर भी है। ये पॉइंट का क्या, ये तो बिना फंक्शन बनाए काम चलेगा ही नहीं। फंक्शन बनाते हैं, देखिए फंक्शन कैसे बनाते हैं, आपको आ गया होगा अब तो, बहुत सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी होंगी आपकी, जरा समझिए इसको। तो बात कुछ ऐसी है, हाँ ये 0, C होगा, देखते क्या है ये कोऑर्डिनेट। तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अभी आपको बोला था सर फंक्शन को अगर आपको लिखना है तो आप एक अलग फॉर्म में लिख सकते हो, x² -अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। लीजिए ना, x² अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर, दोनों दो हैं सर, 4x होगा। अल्फा बीटा सर दोनों बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई किया सर 4 होगा। ये आपका फंक्शन होगा, ये आपका फंक्शन होगा, और इसमें a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू, b की वैल्यू -4 होगी, और c की वैल्यू 4। अरे सर ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि यहां तो c की वैल्यू 4 मिली, और हमने जो यहां पर बनाया है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसका क्या, इसके बारे में कैसे सोचे। तो ऐसा है बेटा कि अगर इसी इक्वेशन में मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं, क्या ले लूं, माइनस साइन। तो अगर माइनस साइन कॉमन ले लूं तो a की वैल्यू हो जाएगी, माइनस साइन कॉमन लेते तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -4। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो फिर इस सी के कोऑर्डिनेट्स अब क्या होंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है सर। तो इस दिक्कत नहीं है तो कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट हैं 0, -4, और ग्राफ क्योंकि नीचे बना है, ए की वैल्यू हमें -1 मिली है विच इज << 0। तो ये तो बात रही आपकी दूसरे ग्राफ की, ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था। शायद आपको ये बात भी क्लियर हो गई हो। और वो जो तीसरा पार्ट है, वो तीसरा पार्ट तो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करता।
तो हम उसको डिस्कस करके भी क्या करेंगे, तो हमें तो रियल नंबर से डील करना था, जो कि हमने इन दोनों ग्राफ्स के थ्रू कर लिया। चलिए चलते हैं फिजिक्स वाले पार्ट में, हम क्या पढ़ने वाले हैं। इतना सब कुछ मैंने आपको बताया आज, तो फिजिक्स वाले पार्ट में क्या पढ़ने वाला है जरा उसको देखते हैं। तो फिजिक्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे ज्यादा रिलेट करेगा वो है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रोजेक्टाइल मोशन। और मैं आपके सामने ओब्लाइच प्रोजेक्टाइल बना रहा हूं। क्या है ये और कैसा शेप है, जरा देखिए। जब कोई भी चीज किसी इनिशियल वेलोसिटी से यहां से फायर्ड होगी, इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी, तो अगर आप इस शेप को ध्यान से देखें, ये शेप कैसा दिख रहा है? क्या ये आपको एक पैराबोला की तरह नहीं दिख रहा? तो ये जब यहां से हम इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो वो कुछ मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, और उसके बाद इट इज गोइंग अप, फिर ग्रेविटी अपना गेम खेलेगी और इस पार्टिकल को नीचे बुलाकर कहीं ना कहीं फॉल करवाएगी। तो ये जो शेप आपको दिख रहा है, ये क्योंकि पैराबोलिक है। और ये भी देखिए, ये ओरिजिन, ओरिजिन 0,0, ऑब्वियसली यहाँ पर ये तो R,0 है। अरे अल्फा, बीटा, नीचे की तरफ ए की वैल्यू लेस देन 0। क्या है ये सब? इसको अच्छे से, अब हम इस ग्राफ को आप देखिए, इसको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं हम किसके अंदर, प्रोजेक्टाइल मोशन को जब पढ़ेंगे। और इसी के लिए मैंने आपको इतनी सारी चीजें आज पढ़ाई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं किसी नए कंसेप्ट को। थैंक यू।